पेज नंबर 70। हम पढ़े थे फुल टाइम टीचर अलाउंस, बल्कि ऐसा करें निकाल लें। लेक्चर नंबर कौन सा है? 23 है मेरे ख्याल से। अच्छा, पेज 67 निकालें। पेज 67 के एंड पे आए, आपको नजर आ रहा होगा अदर कंसिडरेशंस, यानी और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, ये वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल जो हैं, इनके अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसको ज़रा मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसमें यह था कि कोई बंदा इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा है या इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, और इसको पता है कि मैंने रिटायर हो जाना है सैलरी कमाते कमाते, या बिजनेस करते करते जो है वो मैंने बिजनेस करना छोड़ देना है, तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। अब इस बात के हल के लिए इसने क्या किया, इसने जो है वो अपनी पेंशन का खुद अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। जब अपनी पेंशन का ये खुद अरेंजमेंट करना शुरू करेगा तो ऐसी सूरत के अंदर ये हर साल थोड़े थोड़े पैसे एक फंड में जमा करवाता रहेगा, और जब रिटायर हो जाएगा तो उसी फंड से उसको पैसे वापस मिलना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो। तो ये जो पैसे जमा करवा रहे हैं इस वक्त, ये हमारी बहस का मरकज है, और ये जो पैसे इसको मिल रहे हैं ये बहस का मरकज नहीं है, आउटफ्लो हमारी बहस का मरकज है। तो आउटफ्लो जितना भी होगा उसे कहा जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था आपके पास से पैसे जा रहे होते हैं, आउटफ्लो जितना भी होगा उसके ऊपर आपको हर साल टैक्स माफ हो जाया करेगा। अच्छा, इसमें एक बात लिखी हुई थी अदर कंसिडरेशन में, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ था कि वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 से कोई पुराने भी रूल्स थे, तो वो जो पुराने रूल्स थे 2005 से पुराने, उनके अंदर भी लोग वॉलंटरी पेंशन का अरेंजमेंट करते थे। तो अगर आपने कोई पुरानी स्कीम से पैसे निकलवा के इस वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 की नई वाली स्कीम में पैसे डाल लिए तो फिर आपको टैक्स माफ नहीं होगा, क्योंकि पुरानी स्कीम से पैसे निकाल के इधर पैसे लाना ये लॉ मेकर इनकरेज नहीं कर रहा। जैसे बैंक में होता है, एक बैंक से पैसे निकलवा के दूसरे बैंक में पैसे ले गए, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, उसी तरह द ट्रांसफर ऑफ ओल्ड बैलेंस, ट्रांसफर ऑफ टू द न्यू पेंशन अकाउंट, टू द न्यू पेंशन अकाउंट तो न्यू स्कीम वाला होगा ना, शैल नॉट क्वालिफाई फॉर टैक्स। तो बड़ी आसान सी बात उर्दू में लिख लें, पुरानी स्कीम 2005 से पुरानी स्कीम वाले पैसे, 2005 से कोई पुरानी स्कीम थी उसके पैसे स्कीम में डाल दिए। ये ना लोग दोबारा सवाल पूछते हैं इस पे, इसलिए उर्दू लिखवा रहा हूं ताकि सवाल ना पूछें। 2005 से पुरानी स्कीम थी उसके पैसे निकलवा के इस स्कीम में डलवा दिए तो टैक्स माफ नहीं होगा। अच्छा, एक बात और भी साथ करते चलें। अच्छा, ये जो पैसे इसको मिलने शुरू होंगे, एक्चुअली ये 12 लाख से ज्यादा होंगे। 4 उसने जमा कराया है, इसको 12 लाख 1-1 लाख करके मिलेंगे, और वो 12 लाख से ज्यादा होंगे क्योंकि उनमें इंटरेस्ट वगैरह भी शामिल होगा। बहरहाल इसमें इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, ये हमारे स्कोप की बात नहीं है। एक छोटी सी बात, वो कहते हैं ये जो पैसे इसको मिलना शुरू होंगे ना, ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना शुरू हो जाएंगे। ये पैसे कहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे? इनकम फ्रॉम, जैसे मिसाल दूं, हम नई कंपनी के शेयर खरीदते थे तो उस पर टैक्स माफ होता था सेक्शन 62 पे, लेकिन अगर बेच देते हैं तो शेयर तो कैपिटल गेन में जाएंगे। सिमिलरली ये जो पैसे डाले जा रहे हैं आप स्कीम में, ये कहाँ जाएंगे? टैक्स माफ होगा। पैसे डाल रहे हैं, मैंने बोला क्या माफ होगा, और जब पैसे निकालना शुरू कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट ही जाएगा, आपका प्रिंसिपल नहीं जाएगा। तो ये बात अदर सोर्स में जरा देखें, लिखी हुई थी, हमने छोड़ी हुई है अभी तक। ये निकालने की जरूरत कोई नहीं, सफा बेशक लीव इट। ये पेज 237 पे पॉइंट एल, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और एन्युटी प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005। तो ये जो पैसे आपको मिलना शुरू होंगे ये इधर चले जाएंगे। अमाउंट रिसीव्ड जरा धोखा है, बेशक अंडरलाइन करके जाके लिख लें, असल में इंटरेस्ट ही रिसीव होगा, बाकी तो आपके अपने पैसे ही आपको मिल रहे होंगे। तो जो आपने 12 लाख जमा करवाया उसके ऊपर जितना कोई इंटरेस्ट मिल रहा होगा, हर 1 लाख की पेमेंट में कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। वो कैलकुलेशन हमारे स्कोप में होती, मैं जरूर करा देता। तो हर 1 लाख में कोई ना कोई इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में चला जाएगा। बुक के ऊपर ही आप अंडरलाइन करके लिखा करें चीज़ें। तो अब बस हद ही होगी, अब कल तो बुक फिर चेक होगी सबकी, अब यही हो सकता है, और क्या किया जाए आपके साथ जी लोग। अच्छा जी, चलें आगे। अच्छा, वो यासिर वाला न्यूमेरिकल निकालें जो पहले दिन किया था, क्वेश्चन 4। जी, आपको याद होगा कि इसमें यासिर को हमने टैक्स माफ किया था। अच्छा, अब बिल फर्ज कभी ऐसा हो जाए
कि ये ऊपर कितना पड़ा हुआ है 1,72,000 और नीचे कितना पड़ा हुआ है 19,212। ऊपर पड़ा हुआ है 1,72,000, नीचे पड़ा हुआ है 19,212। ऊपर और नीचे मीन्स अगले सफे पे चला गया है ये। अगर ऊपर पड़ा हुआ 1,72,000 और नीचे पड़ा हुआ 1,73,000 तो ये जवाब तो नेगेटिव में आएगा। तो क्या ये टैक्स रिफंड होगा? उसका जवाब है नहीं। अगर सेक्शन 61 से 63 से पहले टैक्स 1,72,000 है और टैक्स माफ किया 1,73,000, इधर तो 19,000 माफ किया, 172 में से 19 माफ किया है तो 152 आपका टैक्स आ गया है। लेकिन अगर 172 में से ये इन तीनों का टोटल आता 173 तो फिर ये नेगेटिव रिफंड नहीं होगा आपको, बल्कि आपको ये टैक्स 0 देना पड़ेगा और अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत नहीं है। तो ये बात लिख लें आप। ये बात अभी मैं आपको पढ़ाता हूं सेक्शन 65 में, जल्दी नोट करें बुक पे 172 के सामने लिखें 172 और 19 के सामने लिखें 173। बुक पे नोट्स का क्या करना है, फेंकें आप नोट्स को। चलें जल्दी करें। ये पेज नजर आ रहा है, पेज 74, पेज देख लिया करें, कई दफा इधर भी नजर आ रहा होता है। ओके चलें जी आगे। सेक्शन 65 निकालें। सेक्शन 65 फुल टाइम टीचर अलाउंस के ऊपर है। जी कौन सा पेज है? 70। ये देख लें, टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर सेक्शन 61 to 60 शैल नॉट बी रिफंडेड। रिफंड नहीं होगा। कितना रिफंड बन रहा था? 1,000 बन रहा था ना। 172 हमने ऊपर रखा था, 173 नीचे रखा था। शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड का मतलब है अगले साल माइनस नहीं होगा। शैल नॉट बी कैरिड बैक, पिछले साल जाके माइनस नहीं होगा, यानी उसका और कोई फायदा हमें नहीं मिल सकेगा। वो 1,000 रुपया जो टैक्स क्रेडिट ज्यादा आया था वो डेड हो गया। ओके अच्छा, ये फुल टाइम टीचर अलाउंस में जो डॉक्टर से बात की थी ना, इसको जरा रिवाइज करते हैं। फुल टाइम टीचर को 25% टैक्स माफ होगा उसकी सैलरी इनकम के ऊपर, लेकिन 2 किस्म के डॉक्टर्स को माफ नहीं होगा। एक ऐसे डॉक्टर जिनकी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस है यानी क्लिनिक है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे डॉक्टर्स जो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कंसिडरेशन से मुराद होता है अमाउंट, आगे लफ्ज़ ऐड कर लें, बाय हॉस्पिटल। ऐसे डॉक्टर जो किसी हॉस्पिटल में जाके बैठ जाते हैं और जब मरीज आता है तो डॉक्टर कहते हैं 1,000 रुपया मरीज देगा, उसमें से 400 तुम अस्पताल वाले रख लो, 600 मुझे दे दो। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर क्या कर रहा है, जरा बोलिएगा? रिसीव शेयर ऑफ अमाउंट जो कि रिसीव किया हुआ है किसने? पेशेंट से। किसने? हॉस्पिटल ने। उसमें से शेयर ले रहा है। असल जो मेन लफ्ज़ है ना यहाँ वो ये है, अपना शेयर ले रहा है, यानी 1,000 रुपये पेशेंट की जो आ रही है फीस, उसमें से 600 रुपये डॉक्टर रख रहा है, 400 रुपये अस्पताल रख रहा है। अगर ऐसा अरेंजमेंट डॉक्टर ने किसी जगह किया हुआ है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा फिर किस डॉक्टर को बेनिफिट मिलेगा? जो डॉक्टर सिर्फ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है, सुबह पढ़ाता है, शाम को आके ना कोई प्राइवेट क्लिनिक है और ना कोई ऐसे किसी अस्पताल में बैठता है, बस सुबह पढ़ाता है और शाम को घर आ जाता है। तो ऐसे मेडिकल प्रैक्टिस, ऐसे सॉरी मेडिकल क्या लफ्ज़ लिखा था? प्रोफेशन। ऐसे मेडिकल प्रोफेशन के बंदे को यानी डॉक्टर को ये बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा जी, इसका टैक्स क्रेडिट यार, इसके जो टैक्स क्रेडिट है ना, इसकी कैलकुलेशन आसान है, बड़ी अजीब सी है, बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है इसके टैक्स क्रेडिट की। शुरू करते हैं। मिस्टर बी इज अ फुल टाइम टीचर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू इनकम अर्न्ड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर 2013। चलें जी, डेटा क्या है जी? सैलरी इनकम कितनी है भाई? 6,60,000। टेबल निकाल लें, 6,60,000। और बाकी कौन सी इनकम है जी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बताएं जी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 6,60,000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन टोटल क्या आ गया? 7,60,000। ये हमारी आ गई जी टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब टेबल कौन सा लगना है? जरा कैलकुलेटर पकड़ें।
760,000 का लें, 75% कितना आ रहा है बता दें जरा भाई। आप भी यार कैलकुलेटर देख लो यार, कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर बड़ा जरूरी है इसके। मैंने कहा ना अजीब सी कैलकुलेशन है, आप लोगों ने कैलकुलेटर नहीं निकाला हुआ। 7,60,000 इंटू 75%, 570,000 की बनिस्बत सैलरी ज्यादा है, तो इसलिए कौन सा टेबल लगेगा? टेबल 2 लगेगा। चलें जी टैक्स निकलवाएं इसका टेबल 2 में जाके। ये जी 7,60,000 है, तो 7,60,000 तो ऊपर ही गिरेगा कहीं, सीरियल नंबर 2 में गिरेगा 7,60,000। 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। जी 6 लाख से अमाउंट कितनी बढ़ रही है? इसका कितने परसेंट? 5%। कितना आ गया? 8,000 इसका टैक्स बन गया। क्लियर? अच्छा अब इसे क्या माफ करना है? टैक्स माफ करना है। आपको पता है जब टैक्स निकल आए ना तभी टैक्स क्रेडिट देते हैं, इसलिए बच्चों को याद करने के लिए कहा जाता है टैक्स क्रेडिट आपने देना है सैर करने के बाद। सैर करने का क्या मतलब है? इस चैप्टर में बैठे होते हैं, बैठे बैठे चैप्टर 4 में सैर करने चले जाते हैं, तो टैक्स क्रेडिट जिंदगी में याद रखेगा हमेशा सैर करने के बाद देना है। तो सैर करने का मतलब ये है कि आपको चैप्टर 4 में टेबल में जाना पड़ेगा, और सैर किसकी करनी है? टेबल की। तो टेबल की सैर किए बगैर याद रखिएगा टैक्स माफ नहीं हो सकता। पता नहीं टेस्ट आने शुरू होते हैं, कैपिटल गेन में से चैरिटी माइनस हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे होते हैं, खीर हो रही होती है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल साथ नहीं करते, जहाँ जो दिल चाहते हैं वो चीज़ माइनस उठा के कर रहे होते हैं। तो जब टैक्स निकला नहीं तो फिर टैक्स कैसे माफ होगा? अच्छा टैक्स क्रेडिट ना 25% अब कैसे निकालना है? अनलकीली हमें दोबारा टेबल पे जाना पड़ेगा, और टेबल में जाके ना ये जो मेरी सैलरी है ना इसको मुझे देखना पड़ेगा। 6,60,000 पे दोबारा टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका 25% माफ होगा। तो टेबल पे अनलकीली दोबारा जाना पड़ेगा। जाएं जरा आप टेबल पे दोबारा, क्योंकि सिर्फ सैलरी पे टैक्स माफ होने, क्योंकि फुल टाइम टीचर है तो सैलरी पे टैक्स माफ होगा, कैपिटल गेन पे टैक्स माफ नहीं होगा। तो अनलकीली आज हम पहला सवाल ऐसा करें जिसमें टेबल पे 2 दफा जाना पड़ा है। तो 6,60,000 जरा बताएं किधर फॉल कर रहे हैं? सीरियल नंबर 2 में। तो सीरियल नंबर 2 में फॉल करे 6,60,000, तो 6,60,000 6 लाख से कितना ज्यादा है? 60,000। तो 60,000 का कितने परसेंट लेना है? 5%। अनलकीली टेबल पे दोबारा जाएंगे। अच्छा जी 60,000 कितने परसेंट? क्या आ गया जवाब? लेकिन यार ये 3,000 सैलरी पे टैक्स बनता है, ये 3,000 सैलरी पे टैक्स बनता है, इसमें से माफ कितना है? बोले 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 25%, 750। क्या चीज? बस सैलरी पे हमने जाके टैक्स निकाला है। नहीं एक मिनट, ये 60,000 कैसे आया? ये 60,000 आपकी सैलरी कितनी है? 6,60,000। टेबल में आए 6,60,000 कहाँ गिरना है? सेकंड में। 660,000 5% अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, तो 660,000 6 लाख से कितना ज्यादा है? वही जो नॉर्मल तरीका देखने का 60,000। 60,000 पे कितने परसेंट लगाने? ये तो वही कैलकुलेशन का तरीका जो। तो 60,000 का 5% वो कितना आ गया? 3,000। 3,000 का 25% टैक्स माफ हो जाएगा। क्लियर? अगेन बताइए 60,000 कहां से आ गया? सैलरी पे जाके हमने टैक्स लगाया सिर्फ। पहले किस पे जाके लगाया था? टैक्सेबल इनकम पे। अब किस पे जाके टैक्स लगाया? सैलरी पे। तो सैलरी पे आपने टैक्स लगाने। देखें इस स्टेप में हमने किस पे टैक्स लगाया था? पहले वाले स्टेप में टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगाया था, लेकिन इस स्टेप में किस पे टैक्स लगाया? और सैलरी पे टैक्स लगाने के बाद क्या किया? इसको 25% से मल्टीप्लाई किया। तो 2 स्टेप्स की कैलकुलेशन होगी। पहले स्टेप में फुल टैक्स निकलेगा और दूसरे स्टेप में सैलरी पे टैक्स निकलेगा। 25% किसका माफ करना है? सैलरी वाले का। क्या आ गया? 7250। भाई आपने नोट किया? आपने नहीं? ब्लैक शर्ट नोट कर लो यार, देख लो सारा बेहतर हो जाएगा। शो देख रहे हैं? छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप लोग नहीं करते, फिर बड़े न्यूमेरिकल जब शुरू होते हैं फिर आप लोगों को तो
कैलकुलेशन तरीका पैटर्न सब भूला होता है। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ? अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी एहतियात है, वो सुन लें क्या है। वो ये है कि यहां जो टेक्स्ट निकला है ना, यहां जो टेक्स्ट निकला है वो भाई देखने दे। असल में इसमें एक ये एहतियात है कि यहां जो टेक्स्ट निकला है ना, वहां पता नहीं कभी टेबल 1 लगेगा कभी टेबल 2 लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो। लेकिन ये जो यहां टेक्स्ट निकला है ना, क्योंकि ये सैलरी पे ही हमेशा निकालना है, तो इसलिए यहां हमेशा टेबल 2 लगेगा। ऊपर लिखा हुआ है वैसे मैंने ये नोट फॉर स्टूडेंट्स, आप लोग तो टीचर हैं वैसे, नोट फॉर स्टूडेंट्स उस्ताद, 25% रिडक्शन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सैलरीड केस टेबल, दैट इज टेबल 2 इन चैप्टर 4। 25% जो आपने टैक्स माफ करना है, उधर हमेशा कौन सा टेबल लगाना है? टेबल 2। तो अब हमारी जो मेन बात बनी वो क्या बनी कि जो कॉन्सेप्ट जहन में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अच्छा ये ना, ये कुछ बच्चों को 60 समझ नहीं आता था कहाँ से आया, तो इसलिए रहता मैंने 660 माइनस 6 लाख यहाँ लिख दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे कि 60 कहाँ से आया, वो टेबल से आया 60 इंटू 5%। अच्छा जी, तो मोहतरम इधर टेबल 1 भी लग सकता है और टेबल 2 भी लग सकता है। अब ये प्लीज कुछ जहन में समझ लीजिएगा बात ये ना कि सर ये टेबल 2 लिखा हुआ है, आपने 1 और 2 क्यों लिखवा दिया था, याद रखिएगा बात क्यों हो रही है। तो इधर टेबल 1 भी लग सकता है टेबल, लेकिन मोहतरम जो ये वाली कैलकुलेशन है ना, ये वाली कैलकुलेशन इधर हमेशा टेबल 2 लगेगा, ऑलवेज इधर हमेशा टेबल 2 लगेगा। क्लियर? और इधर टेबल 1 2 दोनों कैसे लग सकते हैं? अगर वो कैपिटल गेन ज्यादा हो जाता तो फिर तो टेबल 2 तो नहीं टेबल 1 लगना था, लेकिन नीचे हमेशा कौन सा टेबल लगाना है? ऊपर 1 या 2 और नीचे टेबल 2। चलें जी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स सवाल करें इसका। एग्जाम्पल 3, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। मिस्टर आतिफ हैज डिस्क्लोज्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2010। पाकिस्तान में इसका कारोबार है पेज 73। पेज क्यों पूछ रहे हैं साथ वाले से, कई दफा इधर भी देख लिया गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है? 4 लाख। एथोपिया से कितना कमाया? ये पाकिस्तान का बिजनेस है, ये एथोपिया का बिजनेस है, ये फॉरेन सोर्स है। ये पाकिस्तान की कैपिटल गेन इनकम है, ये चाइना की कैपिटल गेन इनकम है। ओके लेट्स स्टार्ट। मिस्टर आतिफ, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, उसकी इनकम पे टैक्स ईयर दिया हुआ या नहीं गिवन? कौन सा है? 2010। चलें जी लेट्स स्टार्ट। एब्रीवेशंस पेपर में यूज नहीं करनी। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान सोर्स कितनी है? इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स एथोपिया वाली, जल्दी 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 साथ साथ लिख लेंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पाकिस्तान सोर्स, अच्छा जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एथोपिया ना, 4.5 लाख कहां से आ गई? एथोपिया है ही नहीं। फॉरेन सोर्स चाइना कहते हो, चाइना कहते हो, चाइना वाले भी हैं। अच्छा जी, कितना? 4,50,000। टोटल कितना आ गया? 17,000,000। देख के बताएंगे कैलकुलेट करके। टोटल इनकम, अच्छा ज़कात भी है नहीं है कोई ज़कात वगैरह? चलें जी आगे ले आओ भाई, इधर कैमरा, ये तो नोट ही करते रहेंगे पूरी जिंदगी। ले आओ भाई, आप लोग बाकी इधर देखें। अच्छा जी, ये समझे आप? ओ छोटे छोटे, एथोपिया में कितना टैक्स पे करके आया है? ये किस गवर्नमेंट को पे करके आया होगा? एथोपिया की गवर्नमेंट को। चाइना में कितना टैक्स पे करके आया है? ये किसको पे करके आया होगा? चाइना की गवर्नमेंट को। चैरिटी कितनी दी है इसने? इस पे सेक्शन 61 वाला टैक्स माफ होगा। और इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, इस पे सेक्शन 62 वाला टैक्स माफ होगा। ये दो तो पुराने हैं और ये नया है। क्लियर हो गया? तो ये पहले हम नए कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर पुराने कैलकुलेट कर देते हैं। उसमें तरतीब ये है, बल्कि एक सेक्शन था हमारा जो भी तक हमने छोड़ा हुआ था, टैक्स क्रेडिट्स देने की तरतीब, चैप्टर 4 में छोड़ा था।
तो वो आज आपको मैं बता दूं, फिर हम खोल के पढ़ भी लेंगे। तरतीब ये होगी कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट को फौरन दिया करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे टैक्स क्रेडिट्स दिया करेंगे। तो इसलिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स को मुझे पहले देना पड़ेगा। तो ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स क्यों देने हैं, जरा वजह इसकी सुन लें। बाहर के मुल्क में कमाया है ना, इथोपिया वालों ने 5 लाख पे कितना मांगा है, 40, और चाइना वालों ने 4.5 लाख पे 2.5 लाख रुपया। चाइना वालों ने 2.5 लाख रुपया मांगा है। तो इथोपिया वालों ने 5 लाख पे 40,000 मांगे, चाइना वालों ने 4.5 लाख 450 पे 250 मांग लिया है। तो अब हम इनको टैक्स इसलिए माफ करेंगे पाकिस्तान में कि बेचारे बाहर के मुल्क में भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो जाहिर बात है, अगर कोई बंदा बाहर के मुल्क में जाता है, इनकम कमाते, तो बाहर वाले तो नहीं छोड़ेंगे उसको, बाहर वाले से टैक्स लेंगे। लेकिन पाकिस्तान वाले क्या कहेंगे, चलो तुम बाहर टैक्स दे आए हो तो हम तुम्हें पाकिस्तान में क्या कर दें, टैक्स माफ कर दें। तो अब हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकालने लगे। चलें जी, लेकिन सैर करके आना पड़ेगा ना, फिर टैक्स क्रेडिट निकलेंगे। पहले चैप्टर 4 में जाएं। 17 लाख पे टैक्स बताएं कितना है। ओके, बताएं ये कौन सा पेज है, टेबल 1 चल रही है ही नहीं, टेबल 1 जी बताएं। 70,000 प्लस ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग कितनी हो गई, क्या जवाब आ गया, 1,45,000। चलें जी आगे। लेस टैक्स क्रेडिट्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या देंगे, नंबर 1 फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट देंगे। वो फॉरेन इनकम जो कमा रहे होंगे आप उसके ऊपर देंगे। उसमें एक कौन सी होगी बोले, इथोपिया वाली, इनकम फ्रॉम बिजनेस इथोपिया, और दूसरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चाइना। और दूसरे नंबर पे हम कौन सा टैक्स माफ करेंगे, दूसरे नंबर पे हम माफ कर देंगे पाकिस्तान वाला, तो कोई टैक्स माफ नहीं होना। उसके बाद हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद अदर टैक्स क्रेडिट कौन से हैं, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 और टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62। चलें जी, वर्किंग 1 जल्दी जल्दी नोट किया करेंगे, वर्किंग 2, वर्किंग 3, वर्किंग 4। ओके चलें जी, वर्किंग 1 फॉरेन टैक्स क्रेडिट इनकम फ्रॉम बिजनेस इथोपिया। फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जरा तरीका आपने देखना है। और भाई छोड़ दें, 1 मिनट तरीका देखना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट का, पहली दफा निकलने लगा है। इसमें फॉर्मूला नहीं है कोई A/B/C वाला, इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसमें डायरेक्ट लोअर ऑफ है। लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स या पाकिस्तान टैक्स, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स या पाकिस्तान टैक्स। तो फॉरेन टैक्स कितना है वो हम देख लेते हैं इथोपिया के ऊपर। फॉरेन टैक्स वो सवाल में गिवन हुआ करेगा। फॉरेन टैक्स अगर आप आगे देखते हैं तो वो अगले सफ़े पे यानी पेज 74 के ऊपर आपको गिवन है, डेट इज 40,000। तो इथोपिया में जो फॉरेन टैक्स आपका बनेगा डेट विल बी, बोलें अगला सफ़ा 40,000। ये तो फॉरेन टैक्स पे हो गया जो आपने बाहर के मुल्क में पे किया, डेट इज 40,000। पाकिस्तान टैक्स कैसे निकालना है आपने, पाकिस्तान टैक्स निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि बचपन के अंदर कैलकुलेशंस पड़ी हुई हैं एवरेज करने वाली, तो उस कैलकुलेशन को हम यूज करेंगे। सादा सी बात, अभी हमारी इनकम किसकी डिस्कशन हो रही है, बिजनेस इथोपिया। 145 अगर 1700 पे है तो बताओ 500 पे कितना है, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं बस। बोलें 145 तो 1700 पे है ना, माने ना माने वो तो आपकी मर्जी। 145 तो 1700 पे है, 145 अगर 1700 पे है तो फिर 500 पे 145 तो नहीं होगा, ये तो 145 का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा होगा, शायद 20-30 पता नहीं कितना है, लेकिन 1,45,000 नहीं आ सकता कम से कम। तो ये सिंपल कैलकुलेशन जो बचपन में आप करते थे, 145,000 किस पे टैक्स है, 1700
तो बताओ, कैलकुलेटर से आप बातें कर रहे हैं। 145 अगर 1700 पे टैक्स है तो बताओ 500 पे कितना है? 4 to 6 4 से। आप बता देंगे लोअर क्या आ गया? 40,000। चलें जी, बस फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकालना सीख लिया। ये था फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अगले वाला आप खुद ही निकाल लें। आए निकालें, फारिग करें, कुछ भी नहीं। 5 लाख, 5 लाख, वो मैंने 3 जीरो डालना भूल गया, 1 2 3। 145 अगर 1700 पे है तो बताएं इस 500 पे कितना है? नेक्स्ट, अच्छा जी, कैपिटल गेन चाइना, इस पे हमने टैक्स माफ करना है। अब कैपिटल गेन चाइना पे पहले देखना पड़ेगा चाइना में फॉरेन टैक्स कितना पे करके आए हैं, वो आके देखें। फॉरेन टैक्सेस पेड ऑन कैपिटल गेन चाइना कितना जी? 2,50,000। तो चाइना में पे कितना किया? 2,50,000। तो वर्किंग टू कर लिया वैसे आप लोगों ने, गुड। फॉरेन टैक्स रेट खुद ही कर ले। फॉरेन टैक्स रेट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चाइना जी, लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स चाइना में कितना पे किया? 2,50,000। अच्छा, ये फिगर ना आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगी। क्यू क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन हुआ करेगी। ये जो दूसरी वाली फिगर है ना, ये तो ऑब्वियसली आपने खुद ही निकालनी है। अब बताएं जी, 145 अगर टैक्स बनता है 1700 पर तो बताऊं कि 450 पे कितना बनता है? तो बिल्कुल एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। 145,000 अगर 1700 पे बनता है तो बताएं 4,50,000 पे कितना बनता है? 38 जी मोहतरम, फेस पे क्या आएगा? 38,382, क्यों 2,50,000 और 38,382 में से 38,382 लोअर है। चलें जी, अब टैक्स माफ कराना है अगला, लेकिन एक थोड़ी सी एहतियात यहाँ करनी है, ये गलती ना हो जाए कि आप लोगों ने अपना पहले टैक्स का जहाँ सब टोटल निकाल लेना है, ये जरूरी है। तो ये जरा एहतियात रखिएगा, सब टोटल निकाल लें यहाँ। दे दो मुझे, दे दो कलर 7 8। अब इसमें से क्या माइनस करना है? सेक्शन 61 वाला और सेक्शन 62 वाला। वर्किंग थी टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61, A over B into C. What is A? 66618. 145,000 minus 40 minus 38, फिर ही आया ना 66618। किताब के सोल्यूशन में भी चेक कर लो, यही है ना? अच्छा जी, 66618। अब जी मोहतरम क्या माफ करना है? चैरिटी का टैक्स माफ करना है। अच्छा मोहतरम, अब ये गलती नहीं करनी कि ए इसको ले लें। अब ए इसको लेना है, 666 A ओवर B, तो 66618। ये थोड़ी सी एहतियात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 66618 इस फिगर को ये लेना है अब आपने, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 17। अच्छा, सी इज लोअर ऑफ, निकालें सेक्शन 61 अपनी किताबों में। अब नहीं मैं स्क्रीन दिखाया करूंगा, अब किताबें आ गई हैं। सेक्शन 61 निकाल के देखें तो बताएं जी, इंडिविजुअल के लिए कितने % टैक्स माफ होगा? 30%। और नीचे लिखा हुआ है कि अगर वो जानने वाला, सेक्शन 61 पहला सफा चैप्टर का, अगर वो जानने वाला है
तो ऐसी सूरत के अंदर 30% नहीं माफ होगा, बल्कि अब कहीं नहीं लिखा हुआ कि आतिफ जो है और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीजें हैं या ये आपस में जानने वाले हैं, तो इसलिए चैरिटी अनजान को दी है तो हमारा पुराना रूल ही लगेगा। और कितने परसेंट सी को लेंगे? 30%। तो सी इज लोअर ऑफ। एक्चुअल डोनेशन कितनी है सवाल में आए? 10,000 है या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है? अब बोले 17 लाख। ये कैलकुलेशंस नहीं करते, घर में जाके गलत फिगर्स उठा लेते हैं फिर पेपर में। 30% ऑफ 17 लाख 540 51 लोअर 10,000। जवाब क्या आया? 39। भाई रजिस्टर उतनी लाइनों वाला यूज किया करें जितनी लाइनों वाला पेपर आता है। आई कैप में जो आपको सफ़ा मिलता है रजिस्टर उतनी लाइनों वाला यूज किया करें, ताकि अभी से आंसर्स की प्लानिंग उसी के मुताबिक हो। हर सब्जेक्ट में यही किया करें। ये टेस्ट में जो आता है उसकी लाइनें गिन लीजिएगा। ये आई कैप चक्कर लगाइएगा दोपहर में जाके। पता नहीं कितनी 28 होती है 30, मुझे नहीं पता। 28 होती है मेरे ख्याल से लाइनें। अच्छा उर्दू वाले रजिस्टर तो वैसे ही फारक कर देना आप लोग। 33 लाइन्स होती हैं। अच्छा वर्किंग 4 चलें जी, वर्किंग 4। अच्छा ये कितना टैक्स माफ हुआ है? 392 लिखें जी, 392। अब आप टैक्स रेट निकालेंगे अंडर सेक्शन 62। जी A over B into C, where A, इधर आओ। एक तो आपने A B तो छोड़ने क्या लेना है? शेयर्स कितने के खरीदे आपने? 15,000 के। वो तो C में जाएगा ना, C इज लोअर ऑफ में। शेयर कितने के खरीदे हैं? चलें इधर वापस आ जाएं। A बताएं कितना है? 666। नहीं अब ये माइनस नहीं करना, इतनी जज्बाती नहीं होना। बस ये फॉरेन टैक्स रेट्स के बाद वाला, बस ये एहतियात है। A ये नहीं उठाया करना, ये उठाया करना है। पहले हम A इसलिए ये उठा रहे थे कि फॉरेन टैक्स रेट नहीं थे, अब हम ये उठाएंगे। 66618 टैक्सेबल इनकम 17 लाख इंटू C इज लोअर ऑफ 15,000 या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। या तो बहुत बड़ा ही से ज्यादा है, या तो हैवी अमाउंट है। तीसरा या कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये तो लिखते हुए भी हमें शर्म आ रही है क्योंकि हमारी अमाउंट इतनी लोअर है। बहरहाल लिखेंगे सही 2 मिलियन या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जी कितने परसेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम? 20% ऑफ 17 लाख कितना आ गया? 3 लाख या 2 मिलियन। 15,000 इसके सामने लोअर आ गई, हजारा के इलाके की 588। लेके ना चले 588 को, इसे भी ले जाएं आज। 588 को ले जाएं। कहाँ लेके जाएं? फेस पे बोलो, फेस पे, फेस पे लेके जाएं। मत्थे पे, मत्था तो नहीं, आप तो थोड़ी चल रही है बिल्कुल न्यूमेरिकल की। मत्था तो यहाँ से शुरू हुआ था। 6563। ये असली नोट डाला हुआ है 1000 का पीछे। स्टाइल है यहाँ पे। कितना अर्सा हो गया यूज नहीं किया? 7 साल हो गया तकरीबन, और अभी भी नहीं है। चेंज कर ले आप, 500 वाला डाल। अच्छा जी क्लियर। चलें जी। कौन सा सेक्शन है? 103।
पेज 70। वेरा रेजिडेंट टैक्स पेयर, वेरा कमाए, क्या कमाए, टैक्सेबल लेवल। ये होगा रेजिडेंट का बाहर पहुंचा होगा, लोग ऊपर जाते हैं, ये बाहर जा रहा है। वेरा रेजिडेंट टैक्स पे डिराइव टैक्सेबल फॉरेन सोर्स, इसकी खासियत क्या होगी, ऑन विच फॉरेन टैक्सेस पेड, जिस पे फॉरेन टैक्सेस ने क्या कर दिया, पे कर दिया। कैपिटल चाइना में भी फॉरेन टैक्स पे करके आया था और इथोपिया में भी फॉरेन टैक्स पे करके आया था। ये तो इस बंदे ने जो काम किया खुशी का वो है, इस पे से बेनिफिट जो मिलेगा वो सुने। आर टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड एट लोअर ऑफ व्हाट, द फॉरेन टैक्स पेड, वो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, और पाकिस्तान टैक्स, फॉरेन टैक्स और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, या फॉरेन टैक्स या पाकिस्तान टैक्स। अच्छा, ये फॉरेन कंट्रीज में भी ना टैक्स कोई पे करना खुद जरूरी नहीं होता, कई दफा हुकूमत ही आपका टैक्स काट लेती है। कई दफा तो ऐसा भी होता है फॉरेन कंट्री में आपके बैंक में पैसे पड़े हो तो बैंक से ही हुकूमत आपका टैक्स काट लेती है। तो जरूरी नहीं है फॉरेन कंट्री में भी आप जाके पे करें। जैसे पाकिस्तान में टैक्स काटने के जरिए डिविडेंड पे टैक्स करता है और चीजों पर टैक्स करता है, ऐसे बाहर के मुल्क में जरूरी नहीं आप हुकूमत के पास चल के गए हो टैक्स जमा कराने। ऐसा भी होता है बाहर के मुल्क में आपका वैसे ही टैक्स काट लिया हो, तो टैक्स पे करने के लिए जाना नहीं पड़ता। पेड का मतलब ये नहीं है कि आप जाके जमा करवाएं, बल्कि पॉइंट ए के साथ ये जो इसने लाइन लिखी है, ये पॉइंट ए के लिए लिखी है, फॉरेन टैक्स इंक्लूड्स अ फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है जी। विद होल्ड का क्या मतलब होता है, बोलें, डिडक्ट हो गया, विद होल्ड डिडक्ट हो गया। तो लिखें ऐसा भी हो सकता है बाहर के मुल्क वालों ने हमारा टैक्स काट लिया हो, हमने खुद जाके पे ना किया हो, कोई हर्ज नहीं, दोनों सूरतों में खैर है, एक ही जवाब होगा। ऐसा भी हो सकता है बाहर के मुल्क ने हमारा टैक्स काट लिया हो, हमने खुद जाके पे नहीं किया। ओके, अब हजरात वो डेफिनेशन देने लगा है पाकिस्तान टैक्स की। पहले पॉइंट ए में ना उसने ये एक्सप्लेन किया, अब पॉइंट बी को आके 2 में एक्सप्लेन करने लगा। तो नाउ व्हाट डज इट मीन पाकिस्तान टैक्स? पाकिस्तान टैक्स में आपने क्या करना है, जरा गौर से समझिएगा। मैं बात करता हूं मिसाल के तौर पे इथोपिया की इनकम फ्रॉम बिजनेस की। फर्ज करें इथोपिया की इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, फिगर याद है किसी को, कितनी है? 40। इनकम फ्रॉम बिजनेस आप बाहर का टैक्स बता रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? 5 लाख। अब ये फर्स्ट करें इथोपिया की सेल थी 9 लाख, इथोपिया के स्पेसिफिक एक्सपेंसेस थे, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, इनको एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, सिर्फ इथोपिया के लिए ही किए 3 लाख, और कुछ आपके थे कॉमन एक्सपेंसेस जिनको आपने अपोर्शन या एलोकेट करके डाला, वो आए लाख, अपोर्शन करने के बाद वो लाख आए, तो ये आपकी कितनी इनकम निकल आई? 5 लाख। सेल में से 2 किस्म के खर्चे माइनस होते हैं, ये इथोपिया के दुकान के मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी, और ये इथोपिया के अंदर जो आपने एडवर्टाइजमेंट की होगी और पाकिस्तान में जो एडवर्टाइजमेंट की होगी, उन दोनों को किसी रीजनेबल बेस पे पोर्शन किया होगा चैप्टर 4 वाला फॉर्मूला लगा के, और पोर्शन करके ये फिगर निकली होगी। तो ये 100% कैलकुलेशन एक क्लास के अंदर की हुई है, पहले इसको जाके दिखाते हैं। ये कैलकुलेशन हमने क्लास में कहाँ की हुई है? चैप्टर 4 के अंदर हमने ये कैलकुलेशन की थी, और चैप्टर 4 के अंदर इस सेक्शन का नाम था अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, और कहा था सेल में से 2 किस्म के खर्चे माइनस होते हैं। शुक्र है हुई भी हुई है। सेल थी आपकी 3 लाख, ये पाकिस्तान की थी, छोड़े फॉरेन इनकम। बाहर के मुल्क की सेल थी आपकी 7 लाख, 7 लाख में से बाहर की सैलरीज माइनस की थी, ये स्पेसिफिक खर्चा था, और फिर एडवर्टाइजमेंट कॉमन को पोर्शन किया था। 5000 को डिवाइड किया था दोनों मुल्कों की सेल से और मल्टीप्लाई किया था बाहर की सेल से, ताकि बाहर का खर्चा निकल आए। तो बता दें सेल में से कितने किस्म के खर्चे माइनस करते हैं? 2 किस्म के। जैसे राइज वाले, एक गार्डन टाउन कैंपस है, एक गुलबर्ग कैंपस है,
तो अगर गुलबर्ग कैंपस का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो सेल में से गुलबर्ग कैंपस के टीचर्स की सैलरी माइनस करेंगे और गार्ड की सैलरी माइनस करेंगे, और सेल में से जो एडवर्टाइजमेंट आईकैप के बाहर की है उसके अंदर जो दोनों का हिस्सा बनता है तोड़ के सिर्फ गुलबर्ग वाला हिस्सा कॉमन जो बनता है उसको तोड़ा जाएगा, कॉमन हिस्से तोड़ के सिर्फ गुलबर्ग वाला हिस्सा माइनस किया जाएगा। तो जो खर्चा वाजे तौर पे पता नहीं चल रहा होता कौन सा किस हेड के लिए किया, उसके लिए कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अपॉर्शनमेंट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्लियर? तो अब यहाँ पे वापस आ जाएं, तो अब मुझे बताएं कि ये जो फॉरेन सोर्स इनकम है ये कौन सी फॉरेन सोर्स इनकम है। मोहतरम ये जो फॉरेन सोर्स इनकम है 5 लाख, इस 5 लाख का नाम है नेट फॉरेन सोर्स इनकम। इस 5 लाख का क्या नाम है? नेट फॉरेन सोर्स इनकम। ये मैंने आपके समझाने के लिए तीनों फिगर्स एज्यूम की हैं, सवाल में अवेलेबल नहीं है। सवाल में तो सिर्फ कौन सी फिगर अवेलेबल है? 5 लाख। तो मुझे बता दें किस इनकम को पकड़ना है सवाल सॉल्व करते हुए? नेट इनकम को। नेट इनकम क्या होती है? खर्चे माइनस हो गए हैं या करने वाले हैं। और ग्रॉस इनकम क्या होती है? खर्चे माइनस नहीं हुए। जैसे इनकम प्रॉपर्टी में इधर हम किराया लिखते थे, नीचे रिपेयर अलाउंस और बाकी चीजें लिखते थे, इधर हमने सेल लिख दी है, नीचे खर्चे लिख दिए। बिजनेस के खर्चे नॉर्मल से होते हैं, जो मर्जी आप डाल लें इधर। चलें जी, नोट इट डाउन इन 15 सेकंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फॉरेन सोर्स इनकम। सफ़ा अगला खाली है ना? अब क्या मैं नहीं सजेस्ट करता आप रजिस्टर नोट करें। आप किताब पे जगह जगह खाली जगह छोड़ी हुई है, हत्ता कि चैप्टर के शुरू और आखिर में तो एक एक दो दो सफ़े ऐसे ही खाली छोड़े हुए हैं ताकि सिर्फ किताब पे नोट की जाए चीज़ें। ओके चलें जी, साहब को तो टाइम दे दिया या पूरा पूरा दिन नोट करते रहेंगे आप लोग। आज वापस हम क्या पढ़ने लगे थे? अच्छा जी, अब 5 लाख को आपने किससे, अच्छा 5 लाख का नाम बता दें। नेट फॉरेन सोर्स है। इधर देखें, ये 5 लाख क्या है बोलें? नेट फॉरेन सोर्स इनकम। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? ये नेट नेट क्यों है? इसमें से खर्चे वगैरह माइनस हो गए हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? बोले एवरेज रेट से। किससे? यार ये एवरेज रेट क्या है जरा इधर देखें। इनकम इनटू रेट इज इक्वल टू टैक्स। टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम इज इक्वल टू रेट। एग्जैक्ट तो 15% नहीं आएगा ना, क्योंकि ये 70,000 भी आपको पढ़ा होता है, लेकिन समझाने के लिए बात करूं। मुझे पता है इसको इससे डिवाइड कर देंगे, एग्जैक्ट 15% नहीं आएगा जवाब वो, क्योंकि ये 70,000 ने भी अपना रोल प्ले करना है। लेकिन वैसे कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं। बोले इनकम इनटू रेट इज इक्वल टू टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम इज इक्वल टू रेट। इसलिए ये टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम को कहते हैं रेट। क्या कहते हैं? रेट। अब मोहतरम, इतनी मुश्किल डेरिवेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एवरेज रेट को मल्टीप्लाई किया करने नेट फॉरेन सोर्स इनकम से। काम कितना आसान कर दिया था, उसको कभी इतना मसला भी नहीं हो रहा था। अच्छा ये आसान सा काम कर रहे हैं, पढ़ने आए तो पता नहीं क्या क्या अंग्रेजों वाली अंग्रेजी लिखी हुई थी। तो बता दें जी, मल्टीप्लाई किसको किया करना है? नेट इनकम को। किससे? रेट तो सारे में नजर ही नहीं आ रहा इधर। आप कह रहे हैं एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करें, कौन सा रेट है? रेट नजर ही नहीं आ रहा। हाँ रेट नजर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर टैक्स को इनकम से डिवाइड करोगे तो रेट तो निकलेगा। और एवरेज रेट निकाले, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 15% नहीं आ रहा होगा, तो कैलकुलेटर पकड़े, एवरेज रेट निकाले। 145,000 डिवाइड बाय 17 लाख कितना आ रहा है? 145,000 डिवाइड बाय 17 लाख 8.5% आ रहा है। असल में ये 70,000 भी अपना को रोल प्ले कर रहा है और बाकी चीजें भी हैं, तो छोड़ें इसको। एवरेज रेट जो भी आ रहा है, कैलकुलेशन हमें समझ आ जानी चाहिए, लेकिन थ्योरी भी समझ आनी चाहिए। किसको किससे मल्टीप्लाई करने हैं? नेट फॉरेन सोर्स इनकम को मल्टीप्लाई करने किससे? एवरेज रेट से। एवरेज रेट कैसे निकलता है? टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। क्लियर? पढ़ें जी। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि इसको यहीं लिख लिया जाए। किधर है? पर किधर है? ये पेज नंबर 74। ये क्या है जी? एवरेज रेट।
और ये 5 लाख क्या है? नेट। ये बातें ना आखिरी दिनों में फिर हेल्प कर जाती हैं। नेट फॉरेन सोर्स इनकम आखिरी दिन तो सबके आते हैं ना, फरवरी में आ जाते हैं, फिर मार्च में जाना होता है। ओके, तो एवरेज रेट को किससे मल्टीप्लाई करना है? नेट फॉरेन सोर्स इनकम। इससे क्या निकल आएगा? ये एवरेज रेट गलत लफ्ज समुद्र में, पाकिस्तान वाला टैक्स। इससे क्या निकल आएगा? पाकिस्तान वाला टैक्स। कोई नहीं, खैर है, छोड़े। ओके, the Pakistan tax shall be calculated by multiplying the average rates to net foreign income। नेट फॉरेन इनकम का क्या मतलब है? 5 लाख जो मुझे इनकम गिवन है, 5 लाख उसका खर्चे माइनस हुए में, या वो सेल है? ना 5 लाख सेल नहीं है, 5 लाख तक खर्चे माइनस हुए में। अच्छा देखें, जज्बात में आके ना, अब वो पहले डेफिनेशन देने लगा एवरेज रेट की, बात को बढ़ाई जा रहा है, और फिर डेफिनेशन देने लगा नेट फॉरेन सोर्स इनकम की। बात रुकी नहीं, बात को बढ़ने दें, तीली लगाएं, बढ़े जी। एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स इज द परसेंटेज दैट पाकिस्तानी टैक्स इज ऑफ द, इज ऑफ का मतलब तो डिवाइड होता है ना, इज ऑफ का मतलब डिवाइड होता है। एवरेज रेट इज, अच्छा चलें छोड़ें अंग्रेजों वाली अंग्रेजी, ये जरा हाईलाइट करें और बताएं, समझ आ रही है? एवरेज रेट इज द टैक्स इज ऑफ द टैक्सेबल इनकम। एवरेज रेट क्या है? एवरेज रेट इज द टैक्स इज ऑफ द, टैक्स को टैक्सेबल इनकम से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इट इज कॉल्ड एज, बोलें, एवरेज रेट। इज ऑफ का मतलब, एवरेज रेट इज टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। अच्छा, ये इनकम नेट कितनी चीजों से हुई है? जरा सोच के बताएं, नेट कितनी चीजों से हुई है? 2। एक वो खर्चे जो कि वाजे तौर पे पता है थोपिया के एम्प्लॉइज को दिए, और दूसरे वो खर्चे जो पूरे पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट्स की, उसमें से कुछ हिस्सा पोर्शन करके थोपिया वाले इनकम को डाल दिया। तो नेट फॉरेन सोर्स इनकम मींस द टोटल चार्जेबल फॉरेन सोर्स इनकम। चार्जेबल से मुराद तो यहां सेल लिख लें, जिससे ग्रॉस भी कहते हैं। नेट फॉरेन सोर्स इनकम मींस द सेल। सेल में से क्या माइनस करना है? बोले माइनस क्या करना है? नंबर 1, डिडक्शंस अलाउड दैट रिलेट एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ। और क्या माइनस करना है? डेट कैन। तो एक्सक्लूसिव वाली नंबर 1 हो गई, और रीजनेबल एलोकेशन वाली नंबर 2 हो गई। और ये सारे खर्चे कर क्यों रहे हैं यार? खर्चों का मकसद क्या है? टू डिराइव द फॉरेन सोर्स इनकम, बाहर के मुल्क में जाके इनकम कमा ले। तो बता दें कि खर्चे कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के हैं, एक्सक्लूसिव, कॉमन। एक्सक्लूसिव, कॉमन, दैट रिलेट एक्सक्लूसिवली एंड दैट कैन रीजनेबली बी एलोकेटेड। रीजनेबल एलोकेशन, रीजनेबल एलोकेशन कहां की थी? किस पेज पे? चैप्टर 4 के। ये कैन रीजनेबली बी एलोकेटेड, ये चैप्टर 4 में की थी रीजनेबल एलोकेशन। पेज नंबर 39। पेज 39 पे रीजनेबल एलोकेशन करना सीखा हुआ है। और पेज 39 पे किसकी रीजनेबल एलोकेशन की थी? एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट की 3 किस्म के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो चैप्टर 4 में जरा ढूंढने गए हैं, मेहनत की है और ढूंढा जाके ये फिगर कहाँ निकली है और क्या बात हो रही है। दूसरे वो बच्चे हैं जो चैप्टर 4 में तो नहीं गए, लेकिन कम से कम उन्होंने ये बात यहाँ लाइन खींच के लिख लिया है। और तीसरे वो बच्चे हैं, ठीक है, अच्छा चैप्टर 4 में भी चले हुए, लिख भी लिया होगा। ये अगर ये तीसरी कैटेगरी आपके साथ बैठी है ना, तो कम से कम आप इसके साथ ना बैठा करें, मुनासिब है। दीवार के साथ बैठ जाया करें, इसके साथ ना बैठा करें। दीवारें बोलती हैं, कोई नहीं, गपशप मारने वाला होना चाहिए। ओके, वैसे कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है, सुबह की हमने 5 लाइनें पढ़ी हैं, याद करने को आपको कुछ देता ही नहीं मैं। अच्छा जी, भाईजान पॉइंट 3 का मतलब खुद ही बता दें बस। Where a taxpayer has foreign source income under more than, मुझे तो ये लाइन पढ़ के लग रहा है जैसे इसने हमारे सवाल को देख के ये लॉ बनाया,
लेकिन ऐसा है नहीं। वेयर अ टैक्स पेयर हैज फॉरेन इनकम अंडर मोर देन, वेयर टैक्स पेयर हैज अ फॉरेन इनकम अंडर मोर देन वन हेड। अगर किसी टैक्स पेयर की फॉरेन इनकम हो एक से ज्यादा हेड्स में, तो क्या करना है? कैलकुलेशन फॉर ईच हेड शैल बी मेड सेपरेटली। हर हेड की कैलकुलेशन आपने सेपरेटली करनी है। सेपरेटली का क्या मतलब है? वर्किंग वन की कैलकुलेशन सेपरेटली करनी है, वर्किंग टू की कैलकुलेशन। यार ये कंबाइन कैलकुलेशन गलत रिजल्ट दे सकती है। कंबाइन वैसे आपने करनी कोई नहीं थी, लेकिन कंबाइन अगर करते तो पता है कैसे करते? 2.5 लाख और 40,000 को जमा करके इधर ही 290 लिख देते। वो अजीब सी कोई कैलकुलेशन बनी थी, छोड़े पड़े, वो करनी नहीं तो फिर सीखें क्यों हम? तो कंबाइन कैलकुलेशन करनी है या हर कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं? सारी कैलकुलेशन अलग अलग करनी है। अच्छा, ये वो जो चैप्टर 4 में छोड़ा हुआ था ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो फॉलोइंग, ये पॉइंट 4 छोड़ने जरा। फॉलोइंग इज द तरतीब फॉर, कितने को याद आ रहा है? चैप्टर 4 में छोड़ा हुआ था ये। फॉलोइंग इज द तरतीब, छोड़ा, याद नहीं आ रहा था। फॉलोइंग इज द तरतीब फॉर टैक्स क्रेडिट्स। अजीब बातें करते हैं, सब कुछ लिखा हुआ पीछे का रह गया। चैप्टर 6 तरतीब छोड़ दें, अभी भी कह रहे हैं याद नहीं है। तो चैप्टर 6 में हमने कहा था तरतीब पढ़ेंगे किसकी? टैक्स क्रेडिट्स की। तो टैक्स क्रेडिट्स पढ़ेंगे तो तरतीब पढ़ेंगे ना, तो पढ़ लिए तो तरतीब पढ़ लेते हैं। पढ़े बगैर तरतीब पढ़ते तो समझ ना आती, पढ़ के। अच्छा चलें, बात फैल रही है। कौन सा चैप्टर है ये? यही वाला है? नहीं, 6 तो मुझे भी पता है। ले, फॉलोइंग इज अ तरतीब फॉर, तो कौन सा टैक्स क्रेडिट फौरन देना है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट फौरन दे दिया करना है। इसके बाद टैक्स क्रेडिट देना है कौन सा वाला? चैरिटी का, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। 62A था मेरे ख्याल से ये। एंड टैक्स क्रेडिट ऑन कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। ये देन का लफ्ज देख लें, बीच में आ रहा है। पहले कौन सा टैक्स क्रेडिट देने? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, देन 61 to 63 वाला। अच्छा, ये तीसरा टैक्स क्रेडिट आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन हल्की सी बात कर देता हूँ, शायद जहन में रह जाए, बिजनेस के चैप्टर में समझ आएगा। टैक्स क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स क्रेडिट। हम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कई दफा ना बिजनेसमैन लिबर्टी में बैठा होता है, दुकान चला रहा होता है कपड़ों की, तो हुकूमत वाले आके कहते हैं यार एडवांस में टैक्स दे दो, साल खत्म नहीं हुआ होता, एडवांस में टैक्स दे दो। ये बेचारा गरीब दे देता है एडवांस में टैक्स, तो साल के एंड पे फिर हुकूमत उससे उतना टैक्स और ले या उतना हुकूमत इसे छोड़ दे टैक्स। जाहिर सी बात है, अगर कभी कॉलेज वाले आपसे कहें यार मुझे पहले जरा एडवांस में फीस दे दो, तो फिर जब आप दोबारा पूरी फीस जमा कराने आएंगे तो थोड़ी सी आपको फीस छोड़ी जाएगी। तो एडवांस अगर आपने कोई टैक्स जिंदगी के मोड़ पे कभी हुकूमत को पे कर दिया हो, वो तो जाहिर सी बात है हुकूमत आपको टैक्स छोड़ देगी। उतना टैक्स छोड़ना बनता है। फिर कितना टैक्स छोड़ा जाएगा? बोले बोले बोले, कितना टैक्स छोड़ा जाएगा? कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? अगर कभी आपने जिंदगी में टैक्स किस में जमा करवा दिया? एडवांस में। क्या होता है? साल खत्म हुआ नहीं और साल के दौरान ही टैक्स जमा करवा दिया। तो अगर साल के दौरान आप टैक्स जमा करवा दें तो साल के एंड पे फिर जब टैक्स कैलकुलेट करने न्यूमेरिकल में आएंगे तो उतना टैक्स आपको क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज टैक्स क्रेडिट और टैक्स डिस्काउंट। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको एक दिन बताया था बिजनेस 2 किस्म का है, किसी को याद हो? स्पेकुलेशन और, तो यहां भी याद करा रहे बिजनेस 2 किस्म का है, स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन। लेकिन अभी हमें क्यों नहीं कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा इसका? क्योंकि हमने स्पेकुलेशन बिजनेस पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन मजबूरन एक लाइन को रट्टा मारना पड़ेगा फिलहाल, और इसको जरा पेंडिंग करना पड़ेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर पे। लेकिन एक लाइन को रट्टा मार लेते हैं। फॉर अबव रूल स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट हेड ऑफ इनकम। स्पेकुलेशन इज अ सेपरेट हेड ऑफ इनकम। सेपरेट हेड का क्या मतलब है? जैसे कैपिटल गेन अदर सोर्स अलग है, वैसे ही बिजनेस स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन भी। अब आप कह रहे होंगे फॉर अबव प्रोविजन क्यों लिखा है और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? छोड़ें, पूरे बिजनेस के चैप्टर में देखेंगे। ओके, बस आखिरी बात पढ़ें, खत्म करें। पॉइंट 7 कल पढ़ लेंगे, पॉइंट 6 पढ़ लें, फारक करें। पता है आपको यार, जल्दी करें, पढ़ें पढ़ें पढ़ें। समझ आ गया? नहीं, लेकिन इसको 1 मिनट अप्लाई कर लेना, अप्लाई कर लें। आज कौन सा न्यूमेरिकल किया है? एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में आए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं? देखें 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 इधर क्या कहना चाह रहे हैं। ये फिगर कितनी है? मैं उधर व्हाइट बोर्ड पे नहीं जा रहा, इधर ही लिख देता हूँ। ये फिगर कितनी है? 145,000। ये कितना है? 40 और 38। अगर 40 और 38 की जगह होता 146,000, तो इधर नेगेटिव लिखते या जीरो लिखते? जीरो लिखते। ये बात लिख लें। ये मैंने आपको क्या समझाया है? सेक्शन 103 का पॉइंट नंबर 6, वहां जाके लिखें प्लीज। सेक्शन 103 का 6। टैक्स कितना है जी?
और आपको फॉरेन टैक्स माफ कितना हो रहा है? 146। तो फिर पे कितना करना पड़ेगा और हुकूमत से रिफंड कितना लेना पड़ेगा? नो रिफंड, ना रिफंड होगा ना कैरी। और सेक्शन 65 भी आज मैंने पढ़ाया था, उसमें कहा था अगर ये भी नेगेटिव बढ़ जाएं 61 वाले 62 वाले तो भी जवाब क्या आएगा। लेकिन अगर कभी यही जीरो आ जाए तो मेरे ख्याल से ये वाले टैक्स तो माफ करने की फिर जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी यही कितना टैक्स आ गया है, जीरो आ गया। ओवर।